तो लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट इज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक क्यूब है और ये जो क्यूब है इसके जो टू अपोजिट फेसेस है, दे आर नॉट एट सेम टेम्परेचर। वन इज एट हायर टेम्परेचर T1 एंड द अदर इज एट लोअर टेम्परेचर T2। तो वी हैव अ क्यूब एंड इन दिस केस टेम्परेचर एक फेस का है T1, दूसरे का है T2 और दोनों का डिस्टेंस था x। इफ यू रिमेंबर, साइड लेंथ इज x। ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा? T1 टू T2, मतलब फ्रॉम फेस A टू फेस B। द रेट एट विच द हीट फ्लोज is directly proportional to area, difference in temperature, time for which the heat flows, and inversely proportional to distance. तो perpendicular distance, तो k q equal to k a into T1 minus T2 into T upon x, where k is known as coefficient of thermal conductivity. What is k? Coefficient of thermal conductivity. तो फिर हमने बाद में थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन भी किया था। हम अभी डेफिनेशन में जाएंगे नहीं, सिर्फ अगला टॉपिक जो हमको समझना है उसके लिए ये इक्वेशन चाहिए। दैट इज वाई हमने ये इक्वेशन वापस से एक बार देखा, रिवाइज किया। सिंपल, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डिफरेंस इन टेम्परेचर, द टाइम फॉर विच हीट फ्लोज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस। डू यू रिमेंबर करंट कैसे डिफाइन करते हो? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चार्ज की यहाँ पे कौन फ्लो रहा है? हीट। अपॉन टाइम को कर दिया शिफ्ट। तो ये जो बचा इसको हम लोग बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं इसको? और डिनोट करते हैं इसको पी कंडक्शन से। सो दिस इज हीट करंट। पी क्यों लिखा है? व्हाट इज पावर? जूल पर सेकंड, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। व्हाट इज हीट? एनर्जी। तो ये क्या आ गया? एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये क्या है? पावर है, इसलिए इसको क्या बोला है? पी कंडक्शन। दिस इज ऑल्सो पावर, दिस इज ऑल्सो हीट करंट। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। करंट मतलब चार्ज अपॉन टाइम, वो इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है? हीट। तो हीट अपॉन टाइम मतलब क्या आएगा? हीट करंट। लेकिन हीट एनर्जी भी है, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। इसलिए डिनोट किससे करते हो? पी कंडक्शन से। है तो क्लियर? तो ये पता होना चाहिए आपको, यू नीड टू नो दिस। तो नाउ अगर इतना याद है तो फिर अगला टॉपिक है थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन अगर आपको याद नहीं तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस। चलो थर्मल रेजिस्टेंस बाद में देखते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज resistance, electrical resistance. The opposition offered by a body to the flow of electrical current is known as electrical resistance. Similarly, the opposition offered by a body to the flow of heat current is known as thermal resistance. The opposition offered by a body to the flow of heat is known as thermal resistance. क्लियर? एक्सट्रीमली सिंपल। अब हमको इसका फॉर्मूला चाहिए। इसका फॉर्मूला डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा और बेसिक। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? बैड कंडक्टर। और कम होने का मतलब क्या होता है? तो सेम यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा मतलब बैड कंडक्टर और कम मतलब गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट have small values of thermal resistance, and vice versa, vice versa मतलब उल्टा भी ट्रू है।
अगर लार्ज वैल्यू थर्मल रेजिस्टेंस की दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो opposition offered by a body to the flow of heat is known as thermal resistance. Good conductor have small values of thermal resistance and bad conductors have large values of thermal resistance. हमको थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज ओम्स लॉ? V equal to IR. तो व्हाट इज R? V upon I. So we know that electrical resistance is given by electrical resistance is given by, जैसे V इक्वल टू IR है तो डेल्टा V इक्वल टू IR है, तो R इक्वल टू डेल्टा V बाय I है. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा V बाय I. R इक्वल टू डेल्टा V बाय I. डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल करंट. पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल करंट. मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको वापस बता रहा हूं, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या फ्लो होता है? करंट. जब प्रेशर डिफरेंस हो तो क्या फ्लो होता है? विंड. जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो क्या फ्लो होता है? हीट. तो आपने जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, तो वैसे आप सिमिलरली यू कैन डिफाइन व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस. तो सिमिलरली थर्मल रेजिस्टेंस इज थर्मल रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे? वापस बता रहा हूं मैं, जब प्रेशर डिफरेंस हो तो क्या फ्लो होता है? विंड. जब पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या फ्लो होता है? करंट. तो जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो क्या फ्लो होगा? हीट. तो थर्मल रेजिस्टेंस RT, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लिखोगे? टेम्परेचर डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लिखोगे? टेम्परेचर डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे क्या लिखोगे? हीट करंट, मतलब थर्मल करंट. तो हीट करंट को तुम थर्मल करंट भी बोलते हो, इसको कंडक्शन रेट भी बोलते हो. तो चाहिए हीट करंट लिखो, थर्मल करंट लिखो, एक ही बात है. चलो हीट करंट लिख देते हैं, हीट करंट. तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? T1 माइनस T2. और हीट करंट को तुमने नोटेशन कौन सा यूज किया? P कंडक्शन. तो क्या यूज किया यहाँ पे? P कंडक्शन. लेकिन P कंडक्शन का फॉर्मूला व्हाट इज P कंडक्शन? Q अपॉन T. Q अपॉन T. तो T1 माइनस T2 अपॉन Q अपॉन T. करेक्ट. लेकिन अभी अभी मैंने इक्वेशन आपको एक बताया, इफ यू रिमेम्बर, Q was equal to A T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन X, और साथ में था K. थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? T1 माइनस T2 अपॉन Q बाई T. तो T1 माइनस T2, एक काम करो, T1 माइनस T2 अपॉन Q अपॉन T. ये T न्यूमरेटर का है, तो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में. बाकी जो कुछ बचा, क्या बचा? A, और क्या बचा? K, वो यहाँ, और X बचा वो आ गया यहाँ. तो T1 माइनस T2 अपॉन Q बाई T क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस है. तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? X अपॉन K. सिंपल, X अपॉन K. तो मैं वापस बता देता हूँ, डिफिकल्ट तो नहीं है, इट इज जस्ट थोड़े से टर्म यहाँ से वहां करने पड़ेंगे. तो हु कैन डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? थर्मल रेजिस्टेंस. तो व्हाट विल बी थर्मल रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ हीट. अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू डेल्टा V बाय I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट. पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 पॉइंट में हो तो करंट फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट फ्लो होता है. तो मुझे अगर थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस के यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस. और इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पे क्या लिखेंगे? हीट करंट. उसको तुम डिफाइन कैसे, डिनोट कैसे करते हो?
पी कंडक्शन, तो डेल्टा टी अपॉन पी कंडक्शन। लेकिन डेल्टा टी क्या था? अपॉन पी कंडक्शन, T1 माइनस T2 अपॉन पी कंडक्शन। यहाँ तक क्लियर? लेकिन T1 माइनस T2 अपॉन पी कंडक्शन, लेकिन पी कंडक्शन खुद क्या है? Q अपॉन टी, इट इज Q अपॉन टी। लेकिन T1 माइनस T2 अपॉन Q बाई टी, अगर आपको इक्वेशन याद है Q का, Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 टी बाय एक्स, तो Q को यहाँ शिफ्ट कर दिया, x अपॉन के ए को यहाँ लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आ गया T1 माइनस T2 इंटू टी अपॉन क्यू। न्यूमरेटर कैन गो इन डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन ये कौन था? थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला मिल गए, x अपॉन के ए या फिर T1 माइनस T2 अपॉन क्यू बाई टी। क्लियर? अब ये मिल गया तो इसके ऐसा यूनिट मिल जाएंगे। तो ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करोगे? एक्सट्रीमली सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, दिस वन, हाँ, या फिर ये टेम्परेचर, मतलब किसमें? डिग्री सेल्सियस, हीट जूल अपॉन टाइम, सेकंड जाएगा ऊपर, डिग्री सेल्सियस सेकंड पर जूल या फिर केल्विन सेकंड पर जूल। तो दिस आर द एसआई यूनिट्स ऑफ, एसआई यूनिट बोलोगे तो केल्विन, केल्विन सेकंड पर जूल। नॉन एसआई में डिग्री सेल्सियस सेकंड पर जूल। और अगर आपको इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, डायमेंशंस इजी है। टेम्परेचर के डायमेंशंस होते हैं k रेज टू 1। ये क्या है? हीट। हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? m1L2 T माइनस टू अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? T1, बराबर। ये T माइनस टू और 1, माइनस 1 और ऊपर जाएगा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? वैसे m भी ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? -1 L माइनस टू T1, T1 और K1। ये आ गया आपके पास डायमेंशंस। किसके डायमेंशंस? थर्मल रेजिस्टेंस के डायमेंशन। देखो यही दिए होंगे। T3 है, और क्यों हुआ T3? तो T3 कैसे होगा पहले चेक कर लो। हाउ विल बी यू कैन गेट T3? बताओ क्यों? क्योंकि हमने कहा गलती की, ये इधर जाके माइनस, हाँ एग्जैक्टली, ये इधर जाके -1, तो T माइनस टू माइनस 1 -3 ऊपर जाके, इसलिए मैंने बोला चेक करो ये दिया है कि नहीं, क्योंकि ये हैव टू मेक, यू हैव टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर हियर। तो यहाँ पे कितना आएगा? T माइनस कैसे आएगा? +3 आएगा, T +3 आएगा, बराबर। T रेस टू -2 अपॉन T रेस टू 1, तो कितना हो गया? -3 ऊपर गया तो कितना हो गया? +3 हो गया। m-1 L-2 T+3 एंड K1। K की जगह पे थीटा भी लिखा होगा, बहुत जगह पे K को क्या लिखते हैं? थीटा, राइट। नोट्स में तो K लिखा है, लेकिन बुक में टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? थीटा। यहाँ तक क्लियर? तो यूनिट्स डिग्री सेल्सियस सेकंड पर जूल या केल्विन सेकंड पर जूल, एंड डायमेंशनली m-1 L-2 T3 एंड K1। यहाँ तक क्लियर? तो ये था ऑल द थ्योरी ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इतना ही पता होना चाहिए। तो कंडक्शन से स्टार्ट किया था हमने, स्टार्ट किया था 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वाया कोलिजन्स। आप एक एंड को हीट करते हो, वहां के पार्टिकल दे स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड, एंड देन दे कोलाइड विद द नेबरिंग पार्टिकल, ट्रांसफर देयर एनर्जी। द नेबरिंग पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड, फिर वो कोलाइड करते हैं नेक्स्ट नेबर के साथ, तो ऐसा एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू, सॉरी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल खुद एनर्जी लेके नहीं गए, उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया वाया कोलिजन्स। यहाँ तक क्लियर? देन उसके बाद हमने देखा व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, फिर हमने देखा व्हाट इज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, फिर हमने देखा व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस। अब लास्ट चीज कंडक्शन में कुछ बाकी है, तो एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। तो लेट अस लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्यों बोला है? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमको क्या बताएगा, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हमको क्या बताती है? अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई हो तो वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, अगर लो हो तो वो। अब घर में जब हम कुछ गर्म करते हैं या खाना बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो जो वेसल होगा, मे बी कुकर होगा, मे बी पैन होगा, उसके हैंडल पे एक मटेरियल लगा होता है ब्लैक कलर का। क्यों लगाते हो?
क्योंकि तुम्हारा हाथ भी गुड कंडक्टर है, मेटल भी गुड कंडक्टर है, हीट फ्रॉम द बर्नर विल गो टू दिस वेसल, वेसल से आ जाएगा हैंडल में, हैंडल से आ जाएगा आपके हाथ में, एंड यू विल फील हॉट। तो उसके ऊपर एक मेटल लगाते हैं, वो क्या होना चाहिए? बैड कंडक्टर। तो फिर हमको बैड कंडक्टर है कि नहीं वो कौन बताएगा? वैल्यू, किसकी वैल्यू? थर्मल कंडक्टिविटी की। तो पहला एप्लीकेशन, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बट आर प्रोवाइडेड विथ हैंडल्स ऑफ बैड कंडक्टर्स। और ऐसा क्यों? सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट कैन बी इजीली कंडक्टेड थ्रू द बेस ऑफ द यूटेंसिल। आपने बर्नर के ऊपर किसको रखा है? बेस को। वहां से हीट कंडक्ट होगा, कहाँ जाएगा? हैंडल्स पे। द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि एबोनाइट। वो जो ब्लैक मेटल होता है उसको क्या बोलते हो? एबोनाइट। सो दैट दे कैन नॉट कंडक्ट हीट फ्रॉम द यूटेंसिल टू आवर हैंड्स। सिंपल लॉजिक है। तो एबोनाइट का या वुड का थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है? लो होता है, स्मॉल होता है। और थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। इट इज इंटरेस्टिंग। आपको पता है, अभी तो ठीक है, अभी हमारे पास एयर कंडीशनर्स वगैरह वगैरह सब है, लेकिन आज से 50-60 साल पहले जब एसी इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो अगर हमको फूड स्टोरेज करना है, होता है ना कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से होंगे तुमको पता होगा, अगर होंगे तो पता होगा कि कुछ कुछ फूड ग्रेन्स को या फिर कुछ कुछ सब्जी को या कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए यू नीड स्टोर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। तो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन यहाँ एसी नहीं है, मुझे अंदर का टेम्परेचर कम रखना है और बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ही, अब गर्मी है तो मतलब हीट को फ्लो नहीं होने देना है, तो क्या करेंगे? हाँ, एसी तो नहीं है ना हमारे पास, हम 1950 की बात कर रहे हैं, एसी नहीं है हमारे पास। फिर क्या करते थे? पहले जो घर बनते थे ना वो थिक वॉल होते थे, सुना होगा 6 इंच 8 इंच वॉल, अभी 4 इंच का बनता है। अभी जो वॉल है वो थिन बनता है, पहले क्या होता था? थिक वॉल। तो उसका जो ब्रिक होता था, ईट, वो ईट भी स्पेशल टाइप का होता था। खासकर तो राजस्थान में जाओगे तो आज भी देखोगे तुम, वहां पे जो ईट होता है, ब्रिक, दैट इज समथिंग स्पेशल। क्यों ऐसा? क्योंकि जो ब्रिक होता है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और उसमें एडिशनली वो हॉलो होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलो? पोकल। तो अंदर क्या होगा? एयर। ऐसा क्यों करते थे? पोकल बनाओगे तो स्ट्रेंथ कम नहीं हो जाएगा? क्यों करते थे उसको पोकल क्यों रखते थे? क्योंकि एयर, एयर ब्रिक से भी बैड कंडक्टर है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर हमको एक रूम को कोल्ड रखना है तो उसके लिए हम वो जो रूम बनाएंगे उसके जो वॉल होंगे वो बड़े ब्रिक से बनाएंगे, थिक वॉल, थिक ब्रिक। और उसमें मोस्टली दैट ब्रिक विल बी हॉलो। क्यों हॉलो? बिकॉज उसके अंदर क्या होगा? एयर। एयर इज इवन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो थिक वॉल्स आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज रूम्स। आज भी तुम कभी मौका मिले, इवन इनफैक्ट फोर्ट गए हो कभी, रायगढ़ या वहाँ फोर्ट पे गए हो, तो कभी जाओगे अगर, तो वहाँ पे किले में अंदर जाओगे तो ठंडा लगता है बहुत, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी आज तक काम कर रही है। तब तो एसी नहीं था ना, तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, एसी कहाँ से आएगा? तो thick walls are used in the construction of cold storage rooms. Brick is a bad conductor of heat, so that it reduces the flow of heat from the surrounding to the room. क्योंकि ब्रिक बैड कंडक्टर है, इसके लिए हीट, बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देता। स्टिल बेटर हीट इंसुलेशन इज ऑब्टेन बाय यूजिंग हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक के अंदर होता है एयर, और एयर इज इवन पुअर कंडक्टर, एयर बीइंग अ पुअरर कंडक्टर देन अ ब्रिक। ब्रिक से भी खराब कंडक्टर है वो हीट का। इट फर्दर अवॉइड द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो अभी भी इन केस इफ यू वांट टू सेव सम इलेक्ट्रिसिटी, तो घर बनाते वक्त ही ऐसे स्पेशल टाइप के जो ब्रिक्स है उससे बना लेना, तो आपका घर नॉर्मली ठंडा रहेगा, और गर्मी में उल्टा ठंडा रहेगा और ठंड में उल्टा गर्म रहेगा। क्योंकि हीट गर्मी में बाहर का अंदर नहीं आएगा और ठंड में अंदर का बाहर नहीं जाएगा, विदाउट एनी हीटर एंड एसी। नेक्स्ट यूज इज गुनी। गुनी सुना है? गुनी, गुनी गुनी नहीं सुना? अरे गोनी, गोनी। हाँ, उसको हिंदी में गुनी बोलते हैं, इंग्लिश में गनी बोलते हैं, और मराठी में गोनी बोलते हैं। गोंटी। बरं ठीक है, गोंटी। अब अगर आप देखते होंगे तो आइस को
ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब भी थर्माकोल यूज होते हैं। थर्माकोल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो थर्माकोल यूज होते हैं यस, लेकिन थर्माकोल का जो वेट कैपेसिटी है वो कम है, टूट जाएगा वो। तुम थर्माकोल में 15-20-25 किलो आइस डाल दो, गया वो काम से। वो उतना स्ट्रेंथ लेता नहीं है। तो वो छोटे छोटे पीसेज अगर लेके जाने हैं आइस के तो ठीक है थर्माकोल। लेकिन अगर आपको बड़े बड़े आइस के, बर्फ के बड़े बड़े स्लैब मूव करने हैं, तो आप देखते होंगे वो आइस फैक्ट्री से जब निकलता है तो वो किस में डाल के निकालते हैं पता है? गोनी में, गनी बैग। क्यों? क्योंकि गनी बैग क्या है? बैड कंडक्टर है। किसका बैड कंडक्टर है? हीट का। और उसमें इतने सारे पोर है, पोर मतलब होल्स है, और होल्स में क्या होगा? एयर। और एयर क्या है? इवन बैड कंडक्टर। अभी गर्मी आ रही है, गोले वाले के पास जाओगे तो यही देखोगे, वो गोला वाला से नीचे से गनी बैग निकालता है, उसमें से बर्फ निकालता है। तो कभी सोचा कि गनी बैग में क्यों रखा उसने, प्लास्टिक बैग में क्यों नहीं रखा? नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। तो प्लास्टिक से कैंसर होता है उनको नहीं पड़ी हो। उनको ये पता है, वो दे आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स विदाउट नॉलेज ऑफ साइंस, बट व्हाट दे नो इज कि जब तुम आइस को गनी बैग में रखोगे तो हीट का ट्रांसफर होता नहीं है। लेस अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर बिकॉज गनी बैग इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वही अगला पॉइंट है, टू प्रिवेंट आइस फ्रॉम मेल्टिंग इट इज रैप्ड इन अ गनी बैग। अ गनी बैग इज अ poor conductor of heat and reduces the heat flow from outside to the ice. Moreover, air the air is filled in the interspaces of gunny bag, being very bad conductor of heat, further avoids the conduction of heat from outside. तो ये गनी बैग इसलिए यूज होता है और कुछ नहीं यूज होता है। प्लास्टिक का भी आता है उसमें। वो जो आप गनी बैग लेते हो, ओरिजिनल गनी बैग की बात कर रहा हूँ, जो उसका टेक्सचर वुडन होता है बेसिकली, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लास्टिक का भी बैग मिलता है। वो प्लास्टिक का बैग कोई काम का नहीं है टू स्टोर आइस, मेल्ट हो जाएगा। थर्माकोल इज इवन पुअर कंडक्टर। लेकिन थर्माकोल का प्रॉब्लम है, आप थर्माकोल में 100 किलो आइस लेके निकलोगे तो टूट जाएगा वो। तो दैट इज वाई इट इज नॉट यूज्ड। देन आ जाता है नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पे, कन्वेक्शन। कंडक्शन होता है सॉलिड्स में। कंडक्शन में एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल ट्रांसफर होता है थ्रू कोलिजन्स। कन्वेक्शन में पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ। दूध या पानी जब गर्म करते हो तो व्हाट यू डू इज यू कीप वेसल। इस वेसल के अंदर आपने भर के रखा है लिक्विड, जो भी लिक्विड आपको गर्म करना होगा वो। So whichever liquid you want to, maybe you want to boil water, maybe you want to boil milk, whatever it is. तो होता क्या है, सबसे पहले ये जो कंटेनर है, वेसल है, ये मेटालिक है। मेटल में हीट ट्रांसफर होता है थ्रू कंडक्शन। तो बर्नर से मेटल के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू हीट कहाँ पे आ गया? हीट आ गया यहाँ पे लिक्विड में। तो सबसे पहले लिक्विड के कौन से मॉलिक्यूल हीट रिसीव करेंगे? बॉटम के। और एक चीज याद रखना, जब भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलता है तो दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। फास्टर मूव होने की वजह से उनका थर्मल एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि स्पीड बढ़ गया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। स्पीड बढ़ा तो क्या बढ़ गया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जाते हैं। और जब डिस्टेंस बढ़ जाए तो डेंसिटी क्या होता है? कम। डेंसिटी कम हो जाए तो लेस डेंसर कभी भी कहाँ जाता है? ऊपर। और जो ज्यादा डेंस होता है वो कहाँ आता है? नीचे। तो प्रोसेस ये है कि आपने बर्नर के ऊपर रख दिया बर्तन को, बर्तन था मेटालिक, वहां पे हो गया कंडक्शन, कंडक्शन से हीट चला गया लिक्विड को। लिक्विड में जो सबसे नीचे के मॉलिक्यूल्स है दे रिसीव हीट, और ये हीट रिसीव करके दे इंक्रीज देयर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। वो इंक्रीज होगा तो डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो ये मॉलिक्यूल जाएंगे ऊपर। तो जो हॉटर मॉलिक्यूल्स है दे स्टार्ट मूविंग अप। कंडक्शन में ऐसा नहीं था। कंडक्शन में मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करा था वाया कोलिजन, खुद लेके नहीं गया। ऐसा हुआ क्या रॉड के एक एंड से मॉलिक्यूल खुद गया? नहीं। यहाँ पे एक्चुअली होता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हॉट हो जाए वो खुद चला जाता है ऊपर हीट लेके, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो आ जाते हैं नीचे। फिर ये कोल्ड मॉलिक्यूल्स हीट रिसीव करके कहाँ जाते हैं? ऊपर। ऐसा चलता रहता है। सो दिस इज हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये कन्वेक्शन किसमें होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस में। इंपॉर्टेंट। तो कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। और 12th में सेकंड चैप्टर में आप देखोगे लिक्विड्स एंड गैसेस को कंबाइनली बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स।
So in case of fluids, what is the mode of transfer of heat? Convection. बहुत interesting and very simple thing. So we have seen that, हमको already पता है, what you have seen is what is mode of transfer of heat in solids? Conduction. तो वही यहाँ पे लिखा है. We have seen that heat is transmitted through solid by conduction, wherein energy is transferred from one molecule to another, but the molecules themselves vibrating with larger amplitude do not leave their mean position. वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं via collisions. But in convection, heat is transmitted from one point to another by the actual bodily movement of the heated molecules within the fluid, liquid और gas. यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके, देन in liquids and gases, heat is transmitted by convection because their molecules are quite free to move. मैंने ये भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी याद रखना इंटरनल स्ट्रक्चर भूलना ही नहीं. सॉलिड्स में क्या होता है? पीरियोडिक तो होता है एंड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मॉलिक्यूल का जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे कैन नॉट गो. लेकिन लिक्विड्स में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो इन लिक्विड्स एंड गैसेस हीट इज ट्रांसमिटेड by convection because these molecules are very free to move, quite free to move because of less force of attraction. The mechanism of heat transfer by convection is described below. मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया, वही लिखा होगा सब कुछ. देखो, consider water being heated in a vessel from below, तो हमने भी तो वही लिया. Consider water being heated in a vessel from below. The water at the bottom of the vessel is heated first and consequently its density decreases. So water molecules at the bottom are separated farther apart. मैंने वही बोला, जब हीट मिलेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा. ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स है कहाँ जाएंगे? ऊपर. इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा. These molecules have high kinetic energy and rise upward to the cold region, while the molecules from the cold region they come down to take their place. जो hot molecule ऊपर गए उसको replace करने के लिए कौन आ गया? Cold molecule. Thus each molecule at the bottom gets heated and rises and then cools and descends. हीट होगा, ऊपर जाएगा, कूल होगा, नीचे आएगा. अब देखो क्या होता है, करंट कैसे डिफाइन करते हो तुम? फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट. फिर आप हीट करंट कैसे डिफाइन करते हो? फ्लो ऑफ हीट. यहाँ पे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? मॉलिक्यूल्स कैसा जा रहा है? नीचे से ऊपर. तो इसको क्या बोलोगे? कन्वेक्शन करंट. दिस एक्शन सेट्स अप द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट्स. तो करंट सिर्फ चार्जेस के लिए नहीं होता है. व्हेनेवर देयर इज फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज करंट. जैसे मैंने बोला, पूछा था आपसे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन? तो विंड विल ऑलवेज फ्लो, एयर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू, उसको बोलते हैं विंड करंट. वहां पे क्या फ्लो हो रहा है? विंड. चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट, हीट फ्लो होगा तो हीट करंट, और अगर कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल फ्लो है तो कन्वेक्शन करंट. तो दिस इज हाउ यू विल गेट कन्वेक्शन करंट. बहुत सिंपल है. द कन्वेक्शन करंट ट्रांसफर हीट टू द एंटायर मास ऑफ द वाटर. सिंपल सिंपल सिंपल. तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो वही लिखा है. नोट दैट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द बॉडीली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स is known as convection. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? क्लियर? बहुत सिंपल था, एक्सट्रीमली सिंपल. अब एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन तो उससे भी सिंपल है और इंटरेस्टिंग है. एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया. आपके घर में एसी, एयर कंडीशनर्स या फिर हीटर्स, ये सारे के सारे कन्वेक्शन पे काम करते हैं. कैसे? बता देता हूँ वो भी. तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए, इंडिया में नॉर्मली हम लोग रूम हीटर्स यूज नहीं करते अनलेस यू आर इन हिमालयास, अनलेस यू आर फार नॉर्थ. फार नॉर्थ मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया. तो इस रीजन को छोड़ दोगे अगर, तो नेपाल का बॉर्डर हो गया, उत्तराखंड का, तो अदरवाइज यू विल नेवर नीड अ रूम हीटर. लेकिन रूम हीटर अगर घर में हो तो आपको पता होगा, रूम हीटर कभी भी नीचे लगता है, ऊपर नहीं लगता. और एसी ऊपर लगता है, नीचे नहीं लगता. यू शुड नो दिस, क्योंकि इसमें सब साइंस ही है. इट इज ऑल साइंस हियर. रूम हीटर
और जाने के बाद, घर जाने के बाद गूगल करना, फ्लिपकार्ट पे चेक करना, अमेजोन पे चेक करना, रूम हीटर्स, छोटे छोटे हीटर्स दिखेंगे आपको जो आप ग्राउंड पे रखते हो, और उसको पिन लगाते हो, चालू करते हो, करंट पास होता है, करंट पास होने से हीट होता है, जैसे टंगस्टन का फिलामेंट है, राइट, हीटिंग होता है। अब वो नीचे क्यों रखते हैं, फिर ऊपर क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये प्रोसेस जो है, कौन सा प्रोसेस, कन्वेक्शन का, यहाँ पे रूम हीटर है। रूम हीटर करता क्या है, रूम हीटर जो है उसके जो नियर बाय एयर है, यहाँ पे जो नियर बाय एयर है, इसको क्या करेगा, हीट करेगा। और एनी रूम हीटर विल बेसिकली हीट द एयर इन कांटेक्ट विथ इट। तो ये नियर बाय एयर क्या होगा, हीट, और हीटिंग से क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, डिस्टेंस बढ़ता है। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली दैट इज द रीजन कि हीटर को तुम नीचे लगाते हो। हीटर को ऊपर लगा दिया तो सीलिंग गर्म हो गया, तो तुमको सीलिंग को गर्म करना था कि रूम को हीट करना है, रूम को हीट करना है। तो अगर आप हीटर को ऊपर लगा दोगे तो गए गए, फिर नहीं, फिर यू विल नेवर फील हॉट इन द रूम, तुमको लगेगा कि काम ही नहीं कर रहा है। दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज फॉल्ट ऑफ साइंस। तुमने इसको नीचे लगाना चाहिए था, तुमने लगा दिया ऊपर। एसी का उल्टा है, एसी को लगाते हो ऊपर, एसी को लगाते हो ऊपर। अब एसी को ऊपर लगाने से क्या हुआ कि एसी क्या करता है, एसी जो है वो एयर में से हीट निकाल लेता है। हीटर क्या करता है, एयर को हीट देता है, और एसी क्या करता है, एयर में से हीट निकाल लेता है। एयर में से हीट निकालेगा तो नीचे आएगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो वो नीचे आएगा। इसलिए तो एसी हमेशा ऊपर प्लेस्ड होता है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि सपोज तुमने एसी लगा दिया और एकदम एसी के नीचे बैठ गए, फिर बोला गर्म हो रहा है, हाँ गर्म हो रहा है, होता है क्योंकि हमारे जो एसी होते हैं उसके अंदर फैन होते हैं, फैन वो ठंडे एयर को बाहर की तरफ धक्का देते हैं। नहीं तो क्या होगा, पूरा का पूरा कोल्ड यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जगह क्या रह जाएगा, हॉट। तो फिर हमको पूरे रूम को ठंडा करना है कि सिर्फ एक जगह को ठंडा करना है, पूरे रूम को? तो यहाँ पे फैन होता है, यहाँ पे फैन होता है जो एयर को थ्रो करता रहता है अवे। और आप एसी का रिमोट देखो तो उसमें फैन स्पीड भी होता है, राइट। तो हीटर कहाँ लगेंगे, नीचे। क्या होगा, हीटर से नियर बाय एयर होगा हीट, डेंसिटी होगा डिक्रीज, एनर्जी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, और ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, ऊपर। और एसी के केस में हीट निकाल लेता है एसी, इसलिए तो कंप्रेसर लगता है ना हमको। कंप्रेसर का काम क्या है, हीट को बाहर निकालना। एसी का डिटेल्ड वर्किंग आप 12th में सीखोगे, चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम डिटेल में सीखना है। और अगर आपका सीईटी जेईई टारगेट है तो करना ही पड़ेगा आपको। तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू लर्न हाउ डज रेफ्रिजरेटर एंड एसी वर्क। वैसे बाय द वे, रेफ्रिजरेटर और एसी एक ही चीज है, दोनों एक ही है। डिफरेंस क्या है फिर, रेफ्रिजरेटर में छोटे चेंबर्स को ठंडा करते हो, जिसमें आपने फ्रूट्स रखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक रखा होगा, एक्सवाइजेड रखा होगा। और एसी में बड़े चेंबर को कोल्ड करते हो, जैसे ये रूम हो गया। गुड, यहाँ तक क्लियर? So this is how convection works for heating and cooling of room. और इंटरेस्टिंगली अभी गर्मी आ ही रही है, इसके बाद कौन सा सीजन होता है, रेनी, मानसून। क्यों? क्योंकि गर्मी में ज्यादा हीट की वजह से वाटर इवॉपरेट होता है। ये सारा कन्वेक्शन का प्रोसेस है। अगर कन्वेक्शन नहीं होता तो हम नहीं होते, क्योंकि बारिश नहीं होता, बारिश नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस वॉज इन क्वेश्चन। क्योंकि गर्मी में, बिकॉज द ग्राउंड वाटर, ओशन वाटर, रिवर वाटर, इट रिसीव्स हीट, उसका डेंसिटी कम होता है, एनर्जी बढ़ता है, इट गोज अप, ऊपर जाते वक्त वापस से कूलिंग स्टार्ट हो जाता है उसका, और कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद होता है बारिश, ओवर कंडेंस हो गया तो बर्फ, हेल स्टॉर्म। हमारे यहाँ पे होता रहता है, हर दिसंबर में होता है, लगभग 2-3 साल में तो एक बार होता ही है हेल स्टॉर्म, राइट। वैसे दैट इज अ साइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। तो एनीवेज, तो यही सब लिखा है यहाँ पे। द मैकेनिज्म ऑफ heating of a room by a heater is entirely based on convection. The air molecules in immediate contact with the heater are heated up. These air molecules acquire sufficient energy and rise upwards. The cool air at the top, being denser, moves down to take their place. This cool air
in turn gets heated and moves upward. In this way, convection current are set up in the room which transfer heat to the different parts of the room. The same principle but in opposite direction is used to cool down a room by an air conditioner. उसके बाद ट्रांसफॉर्मर नाम का एक डिवाइस है, वो आप 12th में सीखोगे वापस से, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ट्रांसफॉर्मर डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं सुना है, डीपी। जब हम बोलते हैं ना डीपी उड़ गया, तो वो बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर उड़ गया, ट्रांसफॉर्मर बर्नड आउट। बर्न कब होगा? व्हेन एक्सेस हीट इज जनरेटेड। इसका मतलब जहां जहां ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं वहां वहां पे तुमको क्या करना चाहिए? कूलिंग करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? कूलिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, 200-300 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, टू हॉट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कूलिंग। तो वहां पे जो कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, उस कूलिंग सिस्टम में भी क्या यूज होता है? कन्वेक्शन। तो कैसा यूज होता है बता देता हूँ। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर होता क्या समझ लो, 12th में डिटेल आएगा, अभी फिलहाल जस्ट टू अंडरस्टैंड। ट्रांसफॉर्मर में एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, नॉर्मली एल्यूमिनियम का होता है। इसके ऊपर वाइंडिंग होता है, नॉर्मली कॉपर का होता है, और यहाँ पे भी वाइंडिंग होता है। यहाँ पे कम नंबर ऑफ टर्न्स या ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। इसको बोलोगे प्राइमरी, इसको बोलोगे सेकेंडरी। सेकेंडरी में अगर टर्न्स कम है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। क्यों स्टेप डाउन? व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज दैट यू गेट इन योर हाउस? 220 to 30 वोल्ट्स। हमारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 100 वोल्ट पे भी काम करते हैं। तो तुमको 230 चाहिए क्या? कितना चाहिए? 100। तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा, वोल्टेज को क्या कम करना पड़ेगा? कम। अगर वोल्टेज को कम करना है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए कम। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए कम, क्योंकि क्या करना है? स्टेप डाउन करना है, बराबर उल्टा करना है। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। होता है ना, आटे की चक्की पे जाते हो, हेवी हेवी मशीन लगे होते हैं, वो 230 पे काम नहीं करते, वो हायर वोल्टेज 400 वोल्ट भी लग सकता है उसको। तो क्या करेंगे? स्टेप अप। तो स्टेप अप करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। वो जो भी है वो 12वीं में सीखोगे, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये हीट को यहाँ से बाहर अगर नहीं निकाला गया तो डीपी में ब्लास्ट हो जाएगा, और जो नॉर्मली कभी कभी होता है, दैट इज प्राइमरी ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द कूलिंग सिस्टम। तो क्या करते हैं हम? इस ट्रांसफार्मर को हम एक लिक्विड के साथ कांटेक्ट में रखते हैं। तो हम यहाँ पे एक लिक्विड फिल कर देंगे। तो वी विल फिल अप ऑल दिस स्पेस विथ अ लिक्विड। अब इससे क्या होगा बताता हूं। ये लिक्विड है और इसके ऊपर और एक लिक्विड है, मतलब इसके ऊपर और एक कूलिंग टैंक है। या फिर यहाँ पे लिक्विड नहीं भरोगे तो चलता है, क्योंकि बोलोगे लिक्विड कैसे भरेंगे हम लोग, यहाँ तो करंट है तो लिक्विड कैसे भर सकते हैं, तो मत भरो फिर। ये एयर समझ लो, समझ लो ये एयर है, फाइन, दिस इज एयर। एयर के ऊपर और एक चेंबर है, बट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू ये एयर होता नहीं है, दिस इज ऑयल। तो ये ऑयल है अंदर का। देखते हैं बुक में क्या लिखा है, बट द रियल थिंग इज कि यहाँ पे ऑयल है, दिस इज ऑयल। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? हीट जनरेट कहाँ पे हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर में। कहाँ हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर किसके कांटेक्ट में है? ऑयल के साथ। तो हीट कहाँ ट्रांसफर कर देगा? ऑयल को। ऑयल क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड में क्या होता है? कन्वेक्शन। तो यहां से हीट लेके ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? ऊपर। कन्वेक्शन करंट्स आर दस सेटअप, तो ये जाएंगे ऊपर। और ऊपर एक और टैंक है जिसको तुम बोलते हो कूलिंग टैंक। क्या बोलते हो इसको? कूलिंग टैंक। इस कूलिंग टैंक में नॉर्मली कूलेंट लाइक नाइट्रोजन इज यूज्ड। तुमको पता है नाइट्रोजन इज द बेस्ट कूलेंट। तो यहाँ पे नॉर्मली नाइट्रोजन जैसा कोई कूलेंट होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन ही होता है। तो यस, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। हेवी इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हेवी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा लोड होने वाला है वहां पे वोल्टेज का, तो वहां नाइट्रोजन लगेगा एज अ कूलेंट, राइट। तो यहाँ पे पहले तो ट्रांसफॉर्मर इज इन कॉन्टैक्ट विथ ऑयल, हीट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इज ट्रांसफर टू द ऑयल। ऑयल में होता है कन्वेक्शन, दिस कन्वेक्शन करंट विल ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द ऑयल टू कूलिंग टैंक। कूलिंग टैंक में है नाइट्रोजन जैसा कोई कूलेंट। फिर वो क्या करेगा? वापस से हीट लेगा ऑयल से, और वो किसको देगा? एयर को। तो दिस इज हाउ
द सिस्टम इज कूल डाउन। ट्रांसफार्मर का कूलिंग होता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। पहले हीट विल फ्लो फ्रॉम ट्रांसफार्मर टू ऑयल, देन ऑयल टू कूलेंट एंड देन एयर। तो यही सब लिखा होगा इधर। ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये जो मैंने दिखाया था इसको क्या बोलते हो, वाइंडिंग्स। ये जो यहाँ पे वायर है ना, टर्न्स, इसको क्या बोलते हो, वाइंडिंग्स। इनॉर्मस हीट इज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट इन अ टैंक कंटेनिंग ऑयल। मैंने बताया ऑयल, यहाँ पे दिखा है ऑयल, यस। तो ट्रांसफार्मर कहाँ रखा है, इन अ टैंक, उसमें क्या है, ऑयल। द ऑयल इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसफार्मर बॉडी हीट्स अप क्रिएटिंग convection currents. The warm oil comes in contact with cooler tank, gives heat to it. So warm oil is in contact with cooler tank, cooling tank, और heat transfer हो गया and descends to the bottom. तो ये जो molecules थे oil के, heat देके वापस कहाँ आ गए, नीचे आ गए। ऊपर गए हीट लेके, हीट दे दिया कूलिंग टैंक को, वह कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, राइट। तो नीचे आ गए। उसके बाद क्या होगा, वापस से उनको हीट मिलेगा, फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ये प्रोसेस होता रहेगा अगेन एंड अगेन। सो द हीट ऑफ द ट्रांसफार्मर बॉडी इज दस कैरिड अवे बाय कन्वेक्शन टू द कूलर टैंक, एंड द कूलर टैंक इन टर्न्स लूजेस इट्स हीट बाय कन्वेक्शन टू द सराउंडिंग एयर। So this is the general process of cooling of a transformer, right? अब there is something called as free and forced convection. देखो फ्री कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, नेचुरली कन्वेक्शन होना। फॉर एग्जाम्पल, हमने रूम में एक हीटर लगा दिया नीचे, हीटर को चालू कर दिया, तो जो नियर बाय के मॉलिक्यूल्स थे वो हीट रिसीव करेंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। गर्मी में पानी के साथ यही होता है, सरफेस वाटर के साथ। सन का हीट आता है, हीट वाटर को जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम होता है और वो जाता है अपने आप ऊपर। इसको क्या बोलते हो, फ्री कन्वेक्शन। हमने कुछ किया नहीं, ये अपने आप हुआ। तो फ्री कन्वेक्शन व्हेन अ बॉडी इज इन कांटेक्ट विथ एयर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, लाइक एयर अराउंड अ फायरवुड। ठंड में तुमने फायर लगा दिया, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, नीचे से ऊपर। इसलिए तो तुम ऐसा फायर के ऊपर खड़े रहते हो ना, ऐसा हाथ रखते हो कि साइड में रखते हो, यहाँ पे आएगा नहीं, आएगा, क्योंकि कन्वेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नीचे से ऊपर, राइट। तो ये नेचुरली हुआ। तो एयर रिमूव्स हीट फ्रॉम द बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। ये नेचुरल है। लेकिन अगर सपोज मैंने एक फैन लगा दिया थोड़ा फास्ट करने के लिए, करते हैं ना, देखा है आपने, ये देखोगे कहीं ना कहीं रियल लाइफ में यूज होता है। बेकरीज के अंदर, बेकरी के अंदर जहाँ ब्रेड या पाव वगैरह बनता है, वहां पे फैन से हीट ब्लो करते हैं वो, तो वो नेचुरल था नहीं, फोर्स किया, तो कौन सा कन्वेक्शन, फोर्स। द कन्वेक्शन प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड बाय एम्प्लॉइंग अ फैन टू क्रिएट अ रैपिड सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। दिस इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। बस इतना ही पता होना चाहिए। दैट इज द आइडिया यू शुड नो। डन, क्लियर। रेडिएशन के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैं रेडिएशन बता दूंगा होगा है क्या रेडिएशन। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। जैसे सन से अर्थ तक हीट आता है, यस, कैसे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। इसको आप बोलते हो रेडिएशन। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसफर, एंड इट इज द फास्टेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आता है। दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन का डिटेल्ड है आपको 12th के चैप्टर नंबर 3 में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, तो वो तब देखेंगे। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा स्लो डाउन करूंगा क्योंकि अभी इसमें थोड़े से फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला इन्वॉल्व है। अभी अभी ठंड खत्म हुई है,
तो ये आपका जनरल एक्सपीरियंस रहा होगा, नहाने के लिए हम जितना ज्यादा पानी गर्म करते हैं उतना ही जल्दी वो ठंडा होता है। कभी किया है ऐसा एक्सपीरियंस? नहाना है ठंड में, क्लास पे जाना है, सुबह 6 बजे क्लास पे जाना है, 5:30 बजे उठे कि चलो अभी नहाएंगे, एकदम बॉइलिंग वाटर कर दिया, फिर गए तो वो पानी ठंडा हो गया, फिर बोलते हैं अभी तो गर्म किया था, मेरे घर का पानी खराब है। वो पानी नहीं खराब है, वो फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इट टेल्स यू दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर of a body is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surrounding। बॉडी में और सराउंडिंग में जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही कूलिंग फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल चाय के साथ भी यही होता है, ठंड में यही होता है, तुम बहुत गर्म चाय करते हो और सिर्फ टेबल पे रखते हो, ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि चाय का टेम्परेचर 95 डिग्री तक तुम लेके गए, 90 तक लेके गए, सराउंडिंग 5 डिग्री पे है, डिफरेंस कितना है? 85। 85 डिग्री का डिफरेंस है, तो बॉडी मतलब टी, सराउंडिंग मतलब एयर, डिफरेंस इज लार्ज। तो जब बॉडी के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस लार्ज हो तो कूलिंग फास्टर होता है। और अगर वो नहाने के पानी में भी पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, कम से कम मेरे को तो बोलते थे कि ठंडा पानी मिक्स करते जाओ गर्म पानी के साथ, मैं बोलता था क्या मजाक है, क्या क्या बोल क्या रहे, ठंड में गर्म पानी किया ही इसलिए था क्योंकि गर्म पानी से बात चाहिए था, बोल रहे ठंडा पानी मिक्स करो। लेकिन बाद में समझ में आया, जब बीएससी में गया मैं ग्रेजुएशन में, तब देखा ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, हमको 12th में नहीं था, हमारे टाइम पे नहीं था हमको। तो तब समझ में आया कि जब आप ठंडा पानी मिक्स करते हो तो आप हॉट वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर रहे हो। तो टेम्परेचर कम होने से सराउंडिंग के टेम्परेचर और हॉट वाटर के टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया कम। टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम होगा। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब 1 सेकेंड में बॉडी कितना हीट लॉस कर रहा है। तो अगर बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस कम हो तो फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज ऑल्सो लेस। दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग टेल्स यू द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब dq by dt is directly proportional to difference in the temperature of the body and the surrounding। T0 हम डिनोट करते हैं किसके लिए? सराउंडिंग टेम्परेचर के लिए। तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का डिटेल 12वीं में है वापस, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है और 2-3 न्यूमेरिकल है। या तो तुम बोलोगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में बॉडी कितना एनर्जी लॉस कर रहा है। या आप बोलोगे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? dt बाय dt। ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है और ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है। दोनों एक ही जैसे चीज है लेकिन एक नहीं है। यहाँ पे तुम मेजर करते हो कि बॉडी ने 1 सेकेंड में कितना एनर्जी लूज कर दिया, और यहाँ पे तुम मेजर करते हो बॉडी ने 1 सेकेंड में कितना टेम्परेचर कम कर दिया। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। जितना बॉडी में और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना डिफरेंस इन टेम्परेचर कम होगा उतना ही रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कम होगा। एग्जाम्पल, मेरे पास सराउंडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री पे, और वाटर है 100 डिग्री पे, डिफरेंस कितना है? 100। तो कूलिंग फास्ट होगा। अब मान लो सराउंडिंग 0 पे है और वाटर 60 डिग्री पे, तो कूलिंग स्लो होगा, राइट। तो वो हम वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंट से। लेकिन और एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ये यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे बहुत सर्कुलेट हो रहा है। यूरोप में कोई इंडियंस रहते हैं, बहुत ठंड है, फिर वो देखे देखो मेरे पास गर्म पानी है, दरवाजा खोला फेंका आइस बन गया। देखा ये? देखा है? हाँ, तो ये वही तो चीज है। गर्म पानी, हायर टेम्परेचर, उनके घर में हीटर होते हैं तो टेम्परेचर अंदर का कम है। जैसे डोर ओपन किया, बाहर माइनस में टेम्परेचर है, थ्रो किया तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर of the body मतलब water is directly proportional to difference in temperature of the body and the surrounding। water 100 डिग्री पे, सराउंडिंग माइनस पे, तो फटक से कूल होगा। जैसे तुमने पानी फेंका, क्या बन गया? उसका आइस बन गया। तो वो भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ही है। अब सिर्फ इसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ और नहीं, जस्ट अ मिनट, इट हैंग्स आई थिंक, ओके, नहीं नहीं, हाँ ये अच्छा, ये रिमोट का प्रॉब्लम है, ओके, खराब नहीं हुआ, तो इसका सेल गया होगा। एनीवेज, तो आइडिया इज दिस
अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? हमने तो सिर्फ थ्योरेटिकली बोल दिया ना, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। बट वेरीफाई कैसे करना एक्सपेरिमेंटली? तो हम कैलोरीमीटर यूज करेंगे। कैलोरीमीटर को हम 2/3 पानी से भर देंगे। तो यहाँ पे वो सब मेंशन करके रखा है मैंने। और कैलोरीमीटर इज फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स कैपेसिटी विथ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। 2/3 मतलब कितना? 66.66%, राइट। अ थर्मोमीटर इज फिक्स थ्रू अ होल। आपको याद है कैलोरीमीटर में थर्मोमीटर भी लगाया था तुमने? वो क्यों लगाया था? टू मेजर टेम्परेचर, राइट। अब करते क्या है, ये जो कैलोरीमीटर है इसको एयर के साथ एक्सपोज कर देते हैं। द कैलोरीमीटर वेसल इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ओपन एयर। ओपन एयर का टेम्परेचर होता है कम, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और वाटर का कितना है? 100 डिग्री। हीट कहां से कहां फ्लो होगा? वाटर टू एयर। तो थर्मोमीटर तुमने कहां लगा के रखा था? वाटर में। तो थर्मोमीटर क्या देगा तुमको? टेम्परेचर। किसका? वाटर का। तो तुम हर एक मिनट के बाद टेम्परेचर को नोट डाउन करोगे। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करते हो ना, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद। तो हमने क्या किया, 2/3 भर लिया कैलोरीमीटर को विद बॉइलिंग वाटर, उसमें थर्मोमीटर था। उस कैलोरीमीटर को ओपन एयर के साथ कांटेक्ट में लाया और हर एक मिनट के बाद हम टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं। कम से कम 25 डिग्री का फॉल होना चाहिए। इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 100। तो कम से कम 75 आने तक हम हर एक मिनट में क्या मेजर करेंगे? टेम्परेचर। और टेबल बना लेंगे। 1 मिनट के बाद इतना, 1 मिनट के बाद इतना, 1 मिनट के बाद इतना, कम से कम 25 डिग्री। क्यों कम से कम 25 डिग्री? एक बात बताओ, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, दिक्कत फिजिक्स का है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैथ्स का जब बेसिक नहीं होगा तो फिजिक्स गए। मुझे तो 2 ही पॉइंट अगर है मेरे पास, 2 पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट। विच ज्योमेट्रिकल कर्व यू कैन ड्रॉ? स्ट्रेट लाइन, बराबर। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना तुमको करेक्ट ग्राफ मिलेगा। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास टेम्परेचर का, मैं क्या कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं हर एक मिनट के बाद। तो ये क्या है? टाइम इंटरवल है। और ये क्या है? टेम्परेचर है। सपोज मैंने 1 मिनट के बाद मेजर किया, मुझे टेम्परेचर की एक वैल्यू मिल गई और ये 1 मिनट है। फॉर एग्जाम्पल ये 95 डिग्री हो गया 1 मिनट के बाद। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगले 1 मिनट के बाद ये हो गया 93। 2 ही पॉइंट मैंने लिए। तो मैं करूंगा क्या? इसको क्या करूंगा? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा, बराबर, राइट। डोंट वरी अबाउट टाइम, आई कीप ट्रैक ऑफ टाइम, तो आप चिंता मत करो। तो 2 ही पॉइंट है तो क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन, बराबर। लेकिन ये सही नहीं है ना। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, सपोज मैंने और भी ज्यादा रीडिंग ली, इफ आई कीप ऑन टेकिंग मोर एंड मोर रीडिंग्स, हो सकता है ऐसा कुछ मिले। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? तो कम से कम 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि वी वांट मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स। जब तक तुमको ज्यादा रीडिंग्स नहीं मिलते तब तक तुम ग्राफ के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते हो। तो तुमने क्या किया, कैलोरीमीटर में पानी भरा, कितने डिग्री पे था? 100 डिग्री पे था। कैलोरीमीटर में कितना पानी भरा? 2/3, राइट। उसके बाद क्या किया, हर एक मिनट के बाद क्या मेजर किया? टेम्परेचर। फिर इस टेम्परेचर को प्लॉट कर दिया अगेंस्ट टाइम। तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा। देखो, है स्ट्रेट लाइन है क्या ये? नहीं। तो अगर मैं 2 ही पॉइंट लेता तो मुझे क्या मिलता? स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ किसका है? टेम्परेचर। देखो लिखा है टेम्परेचर, यस, वर्सेस क्या है? टाइम। तो आपको मिल गया ग्राफ किसका? टेम्परेचर एंड टाइम। व्हाट वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ अपॉन टाइम? मतलब डेरिवेटिव। मतलब क्या? डेरिवेटिव। मतलब क्या? डेरिवेटिव। मैंने कल भी बताया था, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब dt बाई dx। तुमने जब बोला रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तुमने dt बाई dx लिखा कि तुमने dt बाई dt लिखा? dt बाई dt। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब dt बाई dt। विथ टाइम बोल रहे हो ना,
रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद टाइम को कैसे लिखोगे, dt बाय dt। तो वो टेम्परेचर है कि वो डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर है? वेरी गुड। ये जो पहला ग्राफ है ये टेम्परेचर का ग्राफ है कि डेरिवेटिव का ग्राफ है? ये डेरिवेटिव का ग्राफ है कि ये अच्छे से देख लो, टेम्परेचर वर्सेस क्या है, टाइम। ये y और ये x, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। व्हाट इज डेरिवेटिव, फास्ट बताओ, व्हाट इज स्लोप, dy बाय dx। व्हाट इज स्लोप, dy बाय dx। तुम यहाँ पे y और x प्लॉट कर रहे हो कि तुम dy बाय dx प्लॉट कर रहे हो, y और x, बराबर। तो मैंने पूछा तुमको dt बाय dt प्लॉट कर रहे हो, तो बोले हाँ dt बाय dt प्लॉट कर रहे हो। ये तो ये क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम बताता है कि dt बाय dt बताता है? हाँ, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, dt बाय dt फाइंड करना पड़ेगा। मेरे पास y और x है, y और x, तो dy बाय dx कैसे फाइंड करते हो, स्लोप। तो इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देगा तुमको, dt बाय dt। अरे y और x का स्लोप क्या देता है, dy बाय dx। तो टेम्परेचर और टाइम का स्लोप क्या देगा, dt बाय। हाँ, तो पहले हम y और x मतलब t और t प्लॉट करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, क्या मिलेगा, dt बाय dt। और उस dt बाय dt को प्लॉट कर देंगे वर्सेस डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। What we are doing is, मैं बता देता हूँ वापस से, not to worry about, ठीक है थोड़ा मैथमेटिकल है, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। You have to just pay proper attention. This is the beauty of physics. जिनको समझ में आया इसका सेटिस्फैक्शन ही अलग है। कैसे हम लोग ग्राफ से साइंस बता रहे हैं। देखो हमारे पास टेम्परेचर वर्सेस टाइम था, क्योंकि मैंने मेजरमेंट लिए, ये हमने हर एक मिनट के बाद टेम्परेचर मेजर किया है, कम से कम कितने, 25 डिग्री फॉल होने तक। फिर ये सारे पॉइंट्स थे, ये सब पॉइंट्स थे, ये सब पॉइंट्स थे। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या किया मैंने, कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा ग्राफ मिल गया, बराबर। अब इस ग्राफ का स्लोप निकालूंगा। व्हाट इज स्लोप, फटाफट बताओ, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन वाई क्या है, कैपिटल टी, एक्स क्या है, तो स्लोप क्या है, तो डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी। तो इस ग्राफ का स्लोप मैं प्लॉट कर रहा हूं कहां पे, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो मुझे मिलता क्या है पता है, स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। व्हाट इज y, dt बाय dt इक्वल टू m, सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट को बोल देंगे c। व्हाट इज x, t माइनस, तो यही तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बता रहा है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। तो कैसे किया, पहले एक कैलोरीमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस का 2/3 पानी भर लिया, उसको एयर में कांटेक्ट में लाया। क्यों, क्योंकि तुम एयर के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो हीट लॉस होगा, किसका, वाटर का, सराउंडिंग को जाएगा हीट। फिर तुम हर एक मिनट के बाद मेजर करोगे टेम्परेचर, ऐसा टेबल बना लोगे और उस टेबल का ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका स्लोप निकालोगे अलग अलग पॉइंट पे। फिर वो स्लोप यहाँ पे y एक्सिस पे प्लॉट करोगे और x एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द, और ये मिल गया स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx। तो फिर y इक्वल टू mx से मतलब क्या आ गया, dt बाई dt इज इक्वल टू c t माइनस t0। लेकिन ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यही तो न्यूटन लॉ बता रहा है। कहां से आया, ग्राफ से ही तो आया। तो अगर आप चेक करोगे तो यू विल सी, देखो स्ट्रेट लाइन आया, यस, dt बाई dt था, यस, t माइनस t0 था, यस। फिर उसने आखिरी में देखो क्या बोला है, मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द, और कांस्टेंट या c, दैट इज नथिंग बट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। बाकी का देखते हैं कल।